इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2। कल मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तत्पश्चात मैंने आपको बताया था कि जीडीपी क्या होती है। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि एक साल में यानी कि विद इन 1 ईयर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं, जो कि जो है एक देश के द्वारा, एक देश के लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, देश के टेरिटरी में, और जो हमने टेरिटरी आपको 4 तरीके बताई थी, और देश के लोगों के द्वारा, इंपॉर्टेंट, उनके द्वारा, ना कि फॉरेन के द्वारा, तो उसको जो है हम कहते हैं जीडीपी। अब जो है इसी में जो है इकोनॉमी में अगर बात आगे चलते हैं तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में अगर डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पे एक और जो है सारी इकोनॉमी स्लो ग्रो करती है, उसी और अगर हमारे देखी जाए तो बहुत तेज ग्रो करती है। हम लोग अभी फास्टेस्ट ही बने हुए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो जहाँ पे अमेरिका जैसा देश जो है स्लो की देख रहा है, लेकिन हम लोगों के पास जो है फास्ट ग्रो कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके पीछे कारण सीधा सा ये आप कह लीजिए, इसमें कोई बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। जैसे अगर नेता लोग अपनी वाहवाही करें तो उनको पता होना चाहिए उधर से जनता को बेवकूफ बना रहा है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारी भैया पॉपुलेशन ज्यादा है, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर आपकी तो ग्रो करेगी। आप अमेरिका के देख लीजिए, उनकी पॉपुलेशन कम है, उसके बावजूद भी उनकी अच्छी ग्रो करती है, तो यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी में दम है, उनकी अदर चीजों में दम है। हम पॉपुलेशन के दम पे फूले घूम रहे हैं और वहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मतलब ग्रो कर रही है ठीक है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन का बहुत रोल है, समझ रहे हो। उनकी कम पॉपुलेशन में ग्रो कर रही है, इसका मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, उससे वो ग्रो करवा रहे हैं, तो ये चीज़ है। वहीं पे जापान का देख लीजिए, जापान के तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि जापान हमारे उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है छोटा हो, और उसकी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी ज्यादा है। आप समझ के देखिए कि इतना छोटा सा कंट्री जापान जैसा, और वो जो है अपनी इकोनॉमी को जो है भारत को टक्कर दे देता है, तो कितनी बड़ी बात है। अभी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि जापान की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी होगी कि इंडिया की, उसको पता ना हो कुछ आंकड़ा, तुरंत इंडिया का बोल देगा, लेकिन सच्चाई है चारों बड़े हैं। तो ये चीज है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 11th इन द ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018, यानी कि 2018 के इंडेक्स में अगर हम देखें एफडीआई की इंडेक्स में। अब ये एफडीआई क्या होती है? 3 टर्म होते हैं, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई, एक होता है एफआईआई। ये कल कोई मुझसे पूछ रहा था एफडीआई है। देखिए एफडीआई जो होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब विदेशी प्रत्यक्ष रूप से आपके देश में जो है पैसे को निवेश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब जो है गेट बंद करते, जब जो है हम एफपीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफआईआई इसका मतलब क्या है? एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टर्स, जैसे मान लीजिए जो है कि विदेश में मान लीजिए कोई फर्म है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, उसने क्या किया कि वहां के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, एक इंस्टीट्यूट है विदेश का, उसने वहां के लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उस इंस्टीट्यूट ने लोगों के बिहाफ पे भारत में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसको हम कहते हैं एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो आप समझ गए एफडीआई। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके पास जो है, जैसे आप ऐसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो के 2 मतलब होते हैं। पहला तो पोर्टफोलियो अगर हम सरकार में देखें तो सरकार से पूछा जाता है कि अमित शाह के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो अमित शाह जी के पास जो है गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री है। एक तो पोर्टफोलियो का सिस्टम ये है, समझे। और ये पोर्टफोलियो का जो सिस्टम है वो 1861 तरफ इंट्रोड्यूस किया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम, पुराना पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये तुम्हें बता दूं कि ये जो पोर्टफोलियो है इसका, हम यहाँ पे चूंकि पैसों की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में, मतलब जैसे सबकी नेटवर्क होती है, जैसे आप जो है तमाम नेटवर्क का देखोगे तो उसमें क्या लिख के आता है? नेटवर्क। तो नेटवर्क में लिखा होता है कोको कोला से इतना पैसा आ रहा है, या यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, या बायजू से इतना आ रहा है, या इस कंपनी से इतना पैसा इस सेक्टर को मिलता है। वो तो अपडेटेड रहता है, उसमें जारी किया कुछ है क्या, वो तो अपडेटेड चलती रहती है। अच्छा अच्छा। और ज्यादातर टॉप 10 में आपको वही मिलेंगे जो टेक के हैं, और यहाँ सब टेक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे देश की इतनी बुरी दशा है कि कोई टेक पे ध्यान नहीं है, सब दुनिया की चीजों पे ध्यान लगाए हुए हैं। उन्हें कितना हम समझाएं कि भैया टॉप 10 में बिलियनियर जितने भी हैं वो सब टेक ही वाले हैं। हमारे देश में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर की दशा काफी खराब है, जिसको जो है सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए तमाम तरीके की जो है योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं, समझे। जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो हो गई पीएम किसान सम्मान निधि, वो मेरा काम है, पीएम किसान सम्मान निधि, और दूसरा हो गया जाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका सम्मान निधि बता चुके कि 6000 रुपये जो है आते हैं, जिसमें जो है हमारे जो मतलब सबके जो है जिनके घर पे जो है, मतलब जो हम बता रहे हैं, जैसे गाँव की दशा बताएं तुम्हें कि उसका जो प्रयोग होता है 2000 रुपये का, वो होता है कि अगले जो फसल आने तक का डेली शाम को मिलता रहे, समझ रहे हो, में रहता है कब आए कब जो है अपना। दूसरा चीज
फिर मैंने बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्यूबवेल लगाए जाएं ताकि लोगों की सिंचाई इंश्योर हो पाए। हमारे देश में जो है आधा देश मानसून पर डिपेंडेंट होता है। अगर मानसून नहीं आया तो फसल की मतलब जो है वाट लग जाती है और फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा देश जो है वो मानसून पर डिपेंडेंट है, समझे। और मानसून का कोई अता पता भी नहीं है, जिसको लेकर के जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो है अभी हाल ही में मिशन मौसम लॉन्च किया है। मिशन मौसम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के लोगों को पहले से ही पता चल पाए कि कब जो है कौन सी आपदा आने वाली है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए जो है तमाम तरीके की रडार लगाई जाती हैं और अपने सिस्टम को इतना एक्यूरेट बनाया जाए ताकि हम पहले से ही भविष्यवाणी कर पाएँ। और जब पहले से ही प्रेडिक्टेबिलिटी हम कर पाएंगे, भविष्यवाणी कर पाएंगे, तो जो है हम अपने फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये बढ़िया मालवानी है, क्या भैया बोल रहे थे? हाँ, तो आपदा में हम ये बता रहे कि मिशन मौसम का लक्ष्य है 2047 तक भारत को जो है अपना स्वयं का इंडिजीनियस एक इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें कि हम प्रेडिक्टेबिलिटी कर पाएँ, भविष्यवाणी कर पाएँ। और जब भविष्यवाणी कर पाएंगे तो अपने जान माल का जो है बचा सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक किसी भी प्रकार की आपदा से कोई भी व्यक्ति एक प्रकार से मरना नहीं चाहिए, हमें पहले से पता चल जाए। जिसके लिए जो है शायद 5 से 6 महीने पहले तैयारियां भी की गई थी। आपने देखा था फ़ोन में एक मैसेज आया था, ऑटोमेटिक बजने लगा था फ़ोन, वो टेस्टिंग की गई थी। हालांकि उसके बाद उसका क्या हुआ वो आज भी हम सोच रहे हैं। फ़ोन में ऑटोमेटिक बजने लगे थे सबके, समझे। हाँ, जो भी हो, फिलहाल अब हमारे देश में जो है और अगर देखा जाए तो सरकार जो है किसानों को बचाने के लिए एमएसपी का भी इंतजाम करती है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दरअसल कई बार क्या होता है, किसान जो है अपनी फसल को उगाता है और फिर उसकी फसल को जो है उतना दाम नहीं मिल पाता है जितना उसको मिलना चाहिए, उतना दाम नहीं मिल पाता है जितना उसको मिलना चाहिए। अगर वो किसान को पहले से बोने से पहले पता चल जाए कि तुम्हारी फसल तुम तैयार करो तो हम इतने में खरीद लेंगे, तो किसान एकदम खुशी बोएगा और आराम से उसको मिल भी जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सिर्फ मात्र 23 फसलों पे ही दी जाती है, 23 फसलों पे ही दी जाती है। और ये जो समर्थन मूल्य होता है ये पहले से ही बता दिया जाता है, समझे। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। और ये जब मूल्य पहले से बता दिया जाता है तो किसान आराम से उगाता है और उसको वो मूल्य पे मिल जाती है चीज। इसको लेकर के हमारे देश में बहुत बवाल होता है, बस इसी एक टॉपिक को लेकर के। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको बताया आपको, क्योंकि कम से कम इतने में हम तुम्हारी लेकर ही रहेंगे, इससे नीचे नहीं तुम्हारी लेंगे। कितना बढ़िया चीज़ है। लेकिन इसका मैक्सिमम जो फायदा है वो कौन लोग उठा पाते हैं? सिर्फ पंजाब के किसान, पंजाब हरियाणा के किसान, यहाँ के लोग जो है ज़्यादा फायदे नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि ये जितना आपको कूल टाइप का सुनने में लग रहा है उतना है नहीं। पता क्या होता है, किसान लेकर जाता है बेचने के लिए, जो अधिकारी जानते हो सरकारी, आराम से जो है चारपाई डाल करके लेटे, हाँ भैया क्या लाए हो, गेहूँ लाए हैं या मान लो ये लाए हैं, कर दो। थोड़ा खाली होने तो थोड़ा आराम करना है सर, जागेंगे तो जो है तुम्हारा कर देंगे। वन पता चला सर 2 दिन हो गए जागे नहीं। तीसरे दिन जो है पूछा कि भैया देखो कहीं आए जिंदा की प्राण पखेरु उड़ गए। तो फिर देखा गया कि हाँ सर तो जो है वो निकल गए कहीं गए हैं घूमने। जब लौटे तब तक पता चला कि आंधी पानी तूफान चालू हो गया। यानी कि कुल मिला के अधिकारी ये चाह रहा है कि किसान यहाँ से भाग जाए। अच्छा, किसान को भगाना क्या चाह रहा है, उसके मतलब जेब से क्या जा रहा है? अगर खरीद लेता तो क्या हो जाता? तो हमने इनसे कह दिया कि काम करो, तुम्हारी दुकान नहीं चलती, नहीं चलती। हमने कि चलाना तो चाहते होगे तो बैठे क्या ले। तो इन्होंने कहा एक काम करो, देखो तुम्हारे पास आता है, तुम एक काम करो, तुम ये प्रकार के बहाने बताना। वो जो है आखिरी में गुस्सा करके आएगा हमारे पास, उसमें से अगर मान लो हमने 100 रुपये कमाए तो 50 तुम्हें भी दे देंगे। ऐसे मतलब एक मान आई तो ऐसे तो बहुत कमाई हो जाएगी उस अधिकारी की, यानी कि सैलरी, फिर ये कमाई, ब्लैक मनी जिसको कह लो, नहीं कहना चाहिए। तो ये जो है
इनसे हमने कमाया। अब आप समझ गए पूरा ठंडा कि होता क्या है, अधिकारी खरीदते ही नहीं है तो इनके पास चला जाता है, किसान की आत्मा रो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसान ज़्यादातर मतलब केसों में खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर कित तक को बेवकूफ़ बनाओगे, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। ये एक प्रकार की दशा एक समय थी जो कि अब लगभग जो है लगभग ठीक हो चुकी है। आज जो है सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है, जिसके कारण किसान जो है, आप जानते हो कि किसान किसान होता है। तो आपने 2020 में देखा भी था, मोदी जी ने 3 कानून लाए थे और जिनका जो है पुरजोर से जो है विरोध हुआ था पूरे देश में। उसके तो वो इतना अच्छा होगा कोई ऐसी चीज डालेंगे नहीं जिससे बहुत अच्छी माल, अभी तो उसको पता है कि अच्छा बनेगा तभी बना लेंगे, तो वो इतना अच्छा होगा नहीं। नहीं अच्छा ही होगा यार, पैसा हर कोई जमा करना है। प्रोडक्ट ज्यादा होगा क्वालिटी नहीं रहेगा, ठीक है क्वालिटी मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें जो है अब सरकार क्या चाह रही है कि एमएसपी को यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया जाए। अब अगर इसको खत्म आप कर दोगे, एमएसपी जो है सरकार इसको बंद करना चाहती है। इसके लिए जो है 2020 में 3 कानून भी लाए थे। पहले तो सरकार नहीं मानी, लेकिन फिर आपने देखा कि लाल किले पे जो है किसान पहुंच गए और फिर इतना बवाल कटा, और फिर देखो किसान के पास वोट भी ज़्यादा है, समझे, तो लगभग जो है जितनी जिसकी जनसंख्या सब किसान ही 64% या मान लो 63% है। वोट बैंक भी है, उसको भी संभालना है अगर सरकार बनानी है। तो फिर जो है अल्टीमेटली, और ज़्यादातर तकलीफ किनको होती है, ये सब पंजाब के जो किसान हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, समझे, जो बड़े बड़े जोत वाले हैं उनको जो है ये कह रहे हैं कि एमएसपी को जो है सरकार बंद करना चाहती, बनाने का एक बार प्रयास किया 2020 में, उसका नतीजा आपने देखा कि जो है अल्टीमेटली मोदी जी को जो है तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। फिर अच्छा, जब ये 2020 में तीनों कानून लाए गए तब भी हमने वीडियो बनाया था, सोचिए हम किस जमाने के हैं, समझे, 2020 में तब हमने ये 3 कानून के वीडियो बनाए थे 2020 में। फिलहाल अब जो है ये अगर देखा जाए तो सरकार बंद इसको क्यों करना चाहती है, क्योंकि सरकार का इस पर बहुत पैसा खर्च होता है और देखा जाए तो बड़े बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। ये दरअसल एमएसपी लाई किस लिए गई थी, ये 1965 के ज़माने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है देखा कि देश में किसान मोटिवेटेड नहीं हो रहे, तो इसलिए एमएसपी को लाए थे। आज को देश में जरूरत थोड़ी ना इसकी है, लेकिन किसानों को अब आदत लग चुकी है। जैसे किसान सरकारें फ्री की रेवड़ियाँ बांट तो देती है कि ये ले लो, वो ले लो, 5 किलो गेहूँ ले लो, 2 किलो चावल ले लो, ये तो लत लग जाएगी। फिर जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आपको पेपर ही पता है कि ये दरअसल सरकार के ऊपर डिपेंड है, समझे, चाहे तो होएगी, लेकिन किसान क्या मानने लगे, ये हमारा अब अधिकार बन चुका है। इसलिए जो है किसान क्या चाहती है, इसको बंद करना चाहती है, क्योंकि आज इसकी जब जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम ना पूछो बीच में, क्या पूछे, कहाँ तुम टॉपिक गुजर दिया, अगर एग्रीकल्चर चल रहा है तुम ओपन बुक एग्जाम लेकर आ गए हो। तो ये जो है हम आपको बताना ही चाह रहे हैं कि अब इसको जो है बंद नहीं किया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज अगर देखी जाए कि एक तो ये एमएसपी हो गई, लेकिन इस समय भी धरना चल रहा है किसानों का, वो किस बात को है, अब वो कह रहे हैं कि सरकार का हमें भरोसा नहीं है, वो कब एमएसपी को बंद कर दे। अब किसानों का जो है ये कहना है कि दरअसल एमएसपी को आप कानून बना करके पास कर दो कि ये अब हमेशा रहेगी। सरकार कह रही है कि भैया हम तो खत्म करने सोच रहे, तुम बता रहे कि कानून बना के पास कर दो। तो अब किसान फिर अड़ गए हैं, अब फिर किसान धरना रखे हुए इस बात पे हैं कि भैया कानून बनाओ तुम, अब हमें तुम्हें। तो ये जो है किसानों की दिक्कत है, और किसान चाह रहे हैं कि अब इसको कानून बनाकर पास किया। अब जो तुम्हें अखबारों में पढ़ने के मिले कि किसान धरना रखे, अब तुम समझ जाना कि ये कानून बनवाना चाह रहे हैं एमएसपी का, कि इसको लीगलाइज करके पास किया जाए। एमएसपी कितनी फसलों पे मिलती है, 23 फसलों पे, आलू पे नहीं मिलती है, ठीक है, ये चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ऐसे करके 23 पे मिलती है। हाँ, राशन। और सरकार जो है हमारे देश में सभी को फूड मिल पाए टाइमली, इसके लिए भी जो है इंश्योर करने के लिए पीडीएस सिस्टम लाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका लक्ष्य है कि किसानों को जो है हम जो लोग हैं उनको जो है हम क्या बांट पाएँ, उनको जो है राशन जो है बांट पाएँ, जो सस्ती उचित दर की दुकानें हैं उनके द्वारा। एक होती है रबी, एक होती है जायद। इसको लोग है जो भूल जाते हैं, हमने इसको याद कैसे कर रखा है, कल ही सुबह हमने इसको शॉर्टकट ट्रिक बनाई कि ए पहले आता है, आर बाद में आती है, जेड बाद में आता है। हाँ, तो नहीं वो तो चलो बात की बात है, हमें ये नहीं याद होता था, जैसे हम पहले ये कह देते थे उसको बाद में कह देते थे, तो अब हमें सीरियल समझ आ चुका कि ये है खरीफ। जैसे देखा जाए तो ये जो है आपकी बात किया जाए तो ये अक्टूबर कब से कहाँ तक जाती है, जून
अक्टूबर, रबी जो है ये आपकी अक्टूबर से मार्च, और ये जो है आपकी मार्च से जून लगभग जाती है, ठीक है। ये जो है खरीफ रबी जायद का जो है डिवाइडेशन किया गया है। ये दरअसल जो डिवाइडेशन है ये आपके सिर्फ नॉर्थ ही में लागू होता है, क्योंकि साउथ में जो है वो मामला नॉर्मल रहता है, इसीलिए। दूसरी चीज अगर की जाए तो ये जो है हमारे देश में समस्या क्या है, तो समस्या अगर देखा जाए कृषि में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, लोगों के पास फार्म इनपुट्स नहीं है। फार्म इनपुट्स की बात की जाए कि हमारे पास कृषि करने के लिए जो औजार चाहिए, जो मशीनें चाहिए, वो सारी अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो हमारे किसानों को लोन भी आसानी से नहीं मिल पाता है। अगर किसान अगर कुछ करना चाहे तो उसके लिए सरकार ने सब योजना बना के रखी है। आपको पता होना चाहिए किसानों को केसीसी मिलती है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे जो है किसान जा करके बैंक से पैसा कर्ज ले सकता है, जिसके लिए सरकार तमाम तरीके की डिस्काउंट भी लाती है। आप पैसा जमा कर दीजिए, ब्याज नहीं लिया जाएगा, वगैरह वगैरह करके। लेकिन हमारे देश में अगर किसान कर्जा लेने जाए बैंक में, आप जाइए कभी देखिए जा करके, मान लो आपको 3 लाख का कर्जा लेना है, लेकिन कर्जा भी उसी अनुसार मिलता है जितनी आपकी जमीन होती है, उसी के प्रोपोर्शन में मिलता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास जमीन जरा इसी तुम्हें कर्जा हम ज्यादा दे देंगे, ना ना ना, तो उतना ही हिसाब से कर्जा मिलता है। अब कर्जा आप लेने जाइए, बैंक वाला बिना आपसे रिश्वत लिए आपको कर्जा देगा नहीं। मतलब कितने शर्म की बात है कि किसान कर्जा लेने जा रहा है, लेकिन वो फाइल बढ़ाएगा नहीं आगे, दुनिया का तुम्हें पेच बताएगा कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं तुम्हारा नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, कल आना, परसों आना, आज सर उधर बैठे हैं, आज सर वो खाना का, आज सर का मूड ठीक नहीं है, कल आना, पर ये क्या मतलब है तुम्हारा है? और तुम्हें गुस्सा आएगी, और तुमने जहाँ पे पैसे दिए तो भी सब ठीक है। हाँ, और लेने का तरीका भी हम तुम्हें बताएं, समझे? बैंक में जो है हमने जब नौटंकी देखी है, उसमें जैसे लेने का तरीका भी बताएं, कैसे लेते हैं। ऐसे नहीं लेंगे जैसे तुमसे लेना है ना, जो वहाँ का चपरासी या कोई भी होगा उससे जो है कह दिया जाता है कि आप जो है इनको दे देना, और फिर वो व्यक्ति उसको बैंक मैनेजर को दे देता है। मतलब ऐसे किया जाता है, समझे? मतलब एक व्यक्ति जो है किसान, और दूसरा चीज, एक देश हमारा भारत इसलिए भी बदनाम है कि हमारे यहाँ जो किसान कर्जा लेता है वो किसानों को काम के लिए लेते ही नहीं है। ये भी एक झोल है बहुत बड़ा। वो दरअसल किसान के काम के लिए लेते ही नहीं है। जैसे उसको मान लो किसी की शादी ब्याह है, कुछ करना है, उसके लिए ले लिया, या मान लो कुछ खरीदना है, उसके लिए ले लिया। किसान भी इसमें थोड़ा गड़बड़ कर देता है, समझे? तो ये हमारे देश में एग्रीकल्चर में समस्याएं हैं। और दूसरा चीज ये देखा जाए कि हमारे देश में पेस्टिसाइड का बहुत प्रयोग किया जाता है, जिससे ना किसान से उगाने वाला मरता है जल्दी, और बल्कि खाने वाले भी मरते हैं। पेस्टिसाइड का कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रयोग की जाए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोक्योरमेंट या जो है सब्सिडी सरकार की ओर से। दूसरा एक मामला और जो है किस खेत, ये देखिए हम इतने सारे बोलते जा रहे हैं, याद रखिएगा हम सब चाहिए होंगे बाद में। दूसरा एक और मामला निकल के आता है, हमारे देश में जो सरकार है किसानों को सब्सिडी बहुत हाई दे देती है। सरकार के बजट जेब पे जो है बहुत बड़ा खर्चा बनता है सरकार किसानों का। हमें तो ये समझ नहीं आता, सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा किसानों के ऊपर खर्च कर देती है। जैसे सब्सिडी, अब तुम कहोगे ना तो हमें तो नहीं मिलती, अरे कभी जो तुम DAP लेने जाते हो ना, डायमोनियम फास्फेट, आपको एक बोरी कितने की मिलती है? ऐसे कुछ मिलती है, फिलहाल हमें पता नहीं है। एक शायद 300 पर बोरी आती है कोई। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे जीके की चीजें बता देते हैं तुम्हें छोटी सी। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चाहिए होते हैं आपकी मिट्टी के लिए। एक और होता है, उसका नाम सल्फर होता है, इसको दिमाग में डाल लेना है, NPKS, ठीक है। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो डायमोनियम फास्फेट DAP होता है। और ये बोरियां पता आपको कितने की आती हैं? 3000 रुपए से ज्यादा की आती हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट की कीमत है, और सरकार क्या करती है, बाकी खर्चा अपनी जेब पे ले लेती है, और आप किसानों को सस्ते में प्रोवाइड करती है। इस पे मेरा ऐसा मानना है कि जो किसान बड़ा हो उसको जो है थोड़ा ज़्यादा काटी जाए, और जो है थोड़ा छोटा हो उसको उस हिसाब से दिया जाए। लेकिन सरकार छोटे वालों को भेज देंगे, तो हाँ, ये तुमने सही तरीका बताया, ये सही तरीका बताया। हाँ, इसे होने चाहिए।
ये भी तरीका ठीक है। अगर वो नहीं करना है। हाँ मतलब अगर जो है इससे बचना है, देखो उपाय हर चीज का हो सकता है, बस उपाय का देखो जब भी हमको सोल्यूशन निकालने बैठते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है, उसका नाम टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हो? बिना टेक्नोलॉजी के बगैर तुम कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी क्या करती है? टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी लाती है। टेक्नोलॉजी इतना काम की चीज है कि इससे क्या नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? हर चीज सॉल्व हो सकती है। तो सब्सिडी का हमारे किसान के सरकार के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आता है। दूसरा एक और मामला है, हम सारे आपको बता देते हैं। दूसरा एक और समस्या आती है, WTO से हमारा लड़ाई झगड़ा बना रहता है। WTO हम पढ़ा चुके हैं आपको, है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहती है हर देश के सरकारों से, दरअसल हम लोगों का एक एग्रीमेंट उसके साथ जो है हो रखा है, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। इसमें ये कहा जाता है कि देश जो हैं वो सब्सिडी कम से कम अपने किसानों को दें। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो इससे जो है ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाएगी पूरी दुनिया की। मतलब यहाँ के किसानों को अगर सरकार ज़्यादा सब्सिडी देती है तो तकलीफ किसको होती है? WTO को होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसानों को अगर सरकार ज़्यादा तवज्जो देगी तो फिर ये वर्ल्ड में जो अलग लोग जो पैदा कर रहे हैं, जिनको कम सब्सिडी दी जा रही है, उनकी तो कम होगी, तुम्हारी ज़्यादा, तो तुम सब में सेल करोगे। अगर तुम मोनोपोली क्रिएट करोगे मार्केट में जा करके, एकाधिकार बना लोगे पूरा यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्शन कर करके, अब तुम कहोगे सर WTO कौन है? WTO चाहती है कि सबका साथ सबका विकास है। अमेरिका का मतलब ये जो है, अमेरिका देते ही कहाँ सब्सिडी है? वहाँ के किसान है, समझ रहे? मतलब इतना खेती है वहाँ पे। हाँ अरे वहाँ के किसान को सब्सिडी तुम्हारा नहीं चाहिए, रखो। अरे बढ़िया वहाँ पे बढ़िया गाड़ी चलती। अब अमेरिका देखो, वहाँ तो अपने किसान सब ठीक है, समझे, बढ़िया बड़े बड़े जोत हैं, बड़े बड़े सब मशीनें उनके पास है सब। लेकिन भारत की दशा देख लो, भारत में जो है अक्सर WTO जो है चिल्लाया करता है कि भैया तुम ज़्यादा दे रहे हो, प्रमोशन ज़्यादा दे रहे हो, तो सरकार के ऊपर दबाव रहता है। अब जो किसान धरना रखे हैं उनमें उनका एक मुद्दा और भी है, वो है कि WTO से अपने आप को बाहर कर लो। WTO से अपने आप को बाहर कर लो, जैसे अमेरिका ने WHO को किया, वैसे आप WTO को बाहर कर लो। अब अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया बाहर हो जाता है तो इसके कई सारे नुकसान भी हो जाएंगे, समझे? क्योंकि जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए, पहले इसका नाम गेट हुआ करता था, समझे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम बदल करके, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है ITO हुआ करता था, उसके बाद गेट आया। गेट में सिर्फ जो है गुड्स ही कवर होती थी, गेट में सिर्फ गुड्स ही कवर होती थी, आप पहले समझ लीजिए। गेट को इसीलिए हटाया गया। फिर 1995 में WTO आया, WTO, और WTO आने के बाद इसमें सिर्फ गुड्स ही नहीं, गेट की खराबी क्या थी? गुड्स ही आती थी, गुड्स से ही बात होती थी देशों के बीच में। फिर गेट आया, गेट नहीं, WTO में सिर्फ ना गुड्स पे बात होती थी, बल्कि अब सर्विस पे भी बात होने लगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी बात होने लगी, IPR पे भी बात होने लगी। तो इसका जो दायरा था WTO का वो अब बढ़ चुका है। जैसे भारत में अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की चीजें जो है उनको यूज क्यों करते हो, पाकिस्तान पे बैन लगा दो। भारत सरकार जो है दुनिया का कहती है पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार खुद क्यों नहीं पाकिस्तान पे चीजों पे बैन लगा देती है? अब उस अनपढ़ को क्या पता है कि दरअसल हम दोनों लोग WTO के मेंबर हैं, और WTO के मेंबर एक दूसरे की चीजों पे नहीं बैन लगा सकते हो। पहले हटिए यहाँ से। चाइना है, हाँ सब हैं, समझे, चाइना तो सब है। तो WTO के कोई भी मेंबर एक दूसरे पे बैन लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इससे पे ट्रेड स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब CRWTO को नहीं। अबे आप सबकी लिस्ट नहीं चेक करते, जितना आप बता दे रहे हो उतना देख लो, सब बातें हमें भी नहीं पता। USA के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं, हम आपको बता तो चुके। जब भी किसी देश को बर्बाद करना होता है तो USA जो है सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन का मतलब होता है कि उस देश के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसको खा जाएगा देश को, अगर जो है उसने ट्रेड कर लिया। जैसे इंडिया पे देखो, उसने कहा था कि कोई ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने तेल खूब खरीदा भर भर के रूस से। जब पूछा गया तो हमने उसका जवाब भी कल तुम्हें बताया, समझे। ऐसा नहीं कि खा जाएगा, मतलब अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। दूसरा क्या करता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। जितनी भी अमेरिका में जो है तुमने बैंक अकाउंट में रखा होगा पैसा, या कुछ भी तुम्हारे देश का होगा, सब हम जब्त कर लेंगे, देंगे नहीं तुम्हें, समझे। ये जो है अमेरिका की पावर है, ताकत है। तो यहाँ पे जो है
आपका जो एग्रीकल्चर वाला मामला हुआ वो आपका ख़त्म हो चुका है, और ये जो मेन बातें थी वो आपको बता दी गई हैं। ये परुआ रुआ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ एक और जो है हमारे देश में खराबी है किसानों के लिए, वो ये है कि हमारे पास फूड स्टोरेज नहीं है। फूड स्टोरेज का मतलब कि हमारे पास अन्न भंडारण के लिए स्टोरेज गोदाम नहीं है, समझे। और हैं भी तो छूते हैं, पता चला उसमें कहीं पानी चू रहा है, कहीं टपक रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, ये भी जो है खतरे की बात है। इसके लिए जो है हमारे देश में जो देखा जाए तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के गोदाम बने होते हैं, जहाँ पे जो है ये। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे राशन बांटने वाले भी जो है बहुत गड़बड़ी घोटाला करते हैं। आपने देखा इतना सरकार जो है, सरकार तो अब ATM ले आई है राशन बांटने वाले, जैसे ट्विटर पर देख रहे थे। अब उसमें बस आपको इसे कुछ करना पड़ेगा, उसमें ATM से निकल आएगा राशन आपका। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि सरकार ने भी निकाला था बांट रख के, उसमें जो है नापने वाला, उसका भी उन्होंने ईंटा रख के चला देते हैं, उसको देने का कर देते हैं। हाँ, जैसे हम अपना बताएं तो हमें मान लीजिए 30 मिलना चाहिए, अब वो देता मात्र 20 है। सोचिए आपको क्यों राशन की जरूरत है? आपने कल कहा था कि राशन हम लोगों को ले। अब बेटा मिल रहा है तो लेने में क्या जाता है, शांत रहिए। तो नहीं, सही बताओ, ईमानदारी तुम लोग लेते होगे तो हमारे ऊपर क्या अगले चले जा रहे हो। तो BMW का मतलब लेने नहीं, मतलब देखो अगर फ्री का। गुड आफ्टरनून। राशन वाले इसे बने हुए हैं, वो क्या करते हैं कि असली जो, देखो सरकार जो खरीदती बढ़िया माल खरीदती है, और वो क्या करते हैं कि असली जो आता है उसको जो है प्राइवेट बहुत बेच देते हैं, घटिया वाला खरीद करके वो किसानों को बांट देते हैं से राशन कार्ड के। ये भी मतलब हमारे देश कितना भ्रष्ट आदमी है। बस इसी प्रकार के जो पापों की मैं गणना कल कर रहा था, जो आपको बता रहा था कि पाप किस प्रकार के, ये सब भ्रष्ट पाप है कि तुम पहला तो तुम्हारी आत्मा नहीं भरी, तुमने 30 का जो है 20 दिया, ये तुमने घोटाला किया। अच्छा, आदमी बोलता क्यों नहीं है? बोलता इसलिए नहीं है तुम उल्लू आदमी हो। तो नहीं, हम समझ रहे, हम दोनों जवाब दे रहे। इन्होंने पहले कहा कि बंद करेंगे तो राशन कट जाएगा, तो इसका जवाब ये है कि देखो राशन जो है ऐसे नहीं कटता है, समझ रहे हो। हालांकि वो धमकी तुम्हें हमेशा देता रहता है कि काट देंगे, समझ रहे। तो अगर देखो हमें कुछ करना ही हो, लेकिन हम करेंगे क्यों? क्योंकि हम अपात्र हैं, मतलब हमें मिलना ही नहीं चाहिए और ले रहे हैं, तो हम शिकायत भी किस मुंह से करने जाए। नहीं देखो, जब किसी राशन लेके ऑप्शन मैसेज आता है, इसमें अगर आपको कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर दर्ज कीजिए। आता है, मैसेज आता है। लेकिन सर करता, लेकिन हमने जो है आज तक देखो ये छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो जो है कोई भी व्यक्ति, मान लो जैसे मान लो आपके गांव वाली मोहल्ले में जो है आपकी मान लो जमीन थी, ठीक है, मान लो जो है थोड़ी बहुत जमीन थी, कोई व्यक्ति आया आपकी कब्जा कर ले गया। बेटा जमीन तो मेरे नाम है ही, आज नहीं तो कल हम तुमसे छुड़वा लेंगे, जब अपने पर आएंगे तो कोर्ट से छुड़वा ली जाएगी, तुम जमीन पर कब्जा कर रखो, ठीक है, हम अपना काम करते रहेंगे। नहीं फिर ऐसे लड़ाई हो जाएगी। शहर में कौन सी खेती होती है?
नहीं ऐसा होता है, ये अपने गांव गली में तुम देख लेना कि तकिया कला में तो ये अपने आसपास देख लेना। हम तुम्हें बता रहे हैं काम की चीज, तुम जमीन जायदाद के चक्कर में ना पड़ना। जो तुम्हारे थोड़ी वजह से मान लो कुछ लोग इसे ही लड़ जाते हैं कि मेड़, इतनी मेड़ के लिए वो तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारी जैसे मान लो कोई मेड़ काट देता है या कोई दो चार इतनी बड़ी रोड है छोटी मोटी हरकतें करने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। जैसे मान लो जैसे तुमने रोड में कब्जा कर लिया या मान लो थोड़ा घर ज़्यादा बना लिया, अपना बढ़ा करके बना लिया, ऐसे अगर तुमने कुछ कर लिया तो तुम याद रखो इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर जैसे मान लो तुम्हारी कुछ भी हो, तुम जाने दो, कहा तुम मेड़ ज़्यादा काट के तुम इतनी खुशी हो तो रह जाओ, समझ रहे, कहा तुम इतने पैदा कर लोगे, वो सिर्फ तुम्हारे मन का धन है। तुम चाह रहे कि तुमने बहुत बड़ा जग जीत लिया, इतना तुमने कब्जा कर लिया भाई मेड़ के अंदर बना करके, जाने दो। हाँ पहले बात यार हमारी पूरी जाने दिया करो, हम सल्यूशन भी बताते हैं कि थोड़ी ना। तो मान लो तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, अब उसको जो है आप जाने दीजिए, क्योंकि जरा ऐसे कब्जा करने से क्या हो जाएगा, कुछ होगा तो है नहीं। अब जाओ देखो वो तुम्हें क्या चाह रहा हो, तुम्हें फंसाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि तुम यही इसी में फंस जाओ आकर। जैसे मान लो तुम बढ़िया, जैसे मान लो तुम घर के मान लो अकेले आदमी हो, अब तुम जो है बढ़िया पढ़ रहे थे, अब तुम्हें पता चला कि हमारी को कब्जा कर रहा है, अब तुम जो है उसी मामले में अटक गए। अब फिर वो पता क्या करेगा, कोर्ट करेगा, कचहरी करेगा, तुम्हें इसी में फंसाया रहेगा। और लड़ाई किस बात की है, जरा इसी मेड़ की लड़ाई है, तुम फंस गए इसमें झमेले में दुनिया में। अच्छे से तुम अपनी पढ़ाई करते, बढ़िया नौकरी करते जा करके, अब फिर वो तो तुम्हारी कागज पे है ही, जौन दिन तुम पाओ कोर्ट में लगाओ अर्जी, और जहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तुम्हारी सबरी वसूल करवा दी जाएगी, समझे। पुलिस आएगी और जो है खड़े होकर के सारी आपकी मेड़ सब एकदम सब बराबर कर दी जाएगी। मतलब तुम्हें चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी काम पे फोकस करो। ये ज्यादा मेड़ और मेड़ैया को जो है इसके ज्यादा अगर नजर रखोगे तो जिंदगी भर इसे ही फंसे रह जाओगे। अरे तो तुम काहे टेंशन ले, तो कागजों में है तो बस बात खत्म, जब पाओ तब वसूल लिया जाएगा। और सरकार के पास सारा डेटा रहता है, ये तो सोचना ही मत कि हमने जो है कब्जा कर लिया। जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे इधर देखो रोल में हम देखें कई सारे मकान जो है वो बिल्कुल खपड़े पर रोड पे बना के बनाए हुए जानबूझ के। वो सोचते हैं कि बहुत बड़े होशियार आदमी है, वो ये जानते नहीं कि जिस दिन सरकार अपने उस पर आई वो फिर बाद में फिर रोते भी हैं, हमारा मकान इतने अरमानों से बनाया हुआ। अबे तो तुझे काहे बोलते, रोडे भी तुम्हें बनाने मिला था तो अरमान सारे तुम्हें यही में दिखाए हुए थे कहते थे। तो कुल मिला के हम कहना, जैसे मान लो कि उधर वो गिराए गए तो मार रोवा पीटी मची। हमारा सीधा से ये जवाब है कि तुम भैया काहे बनाए थे रोड पे चढ़ा चढ़ा करके। पता चला एक कमरा अंदर एक कमरा बाहर तक तो रोड पे आ गए। प्रचार बनाने वाले नहीं होते हैं। जैसे इसी का देख लो, कुछ मीठा हो जाए, मतलब होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, कुछ मीठा हो जाए, मतलब आप देखते हो वो इमोशन से खेलते हैं, समझे। मतलब जो हर चीज में, मतलब कोई भी चीज, मतलब सोचो एक चॉकलेट के ऊपर पूरी चीज बनी हुई कि कुछ मीठा हो जाए। ये देखो मतलब इतना प्रभाव है एड वाले का कि इन्हें याद हो गया कुछ मीठा हो जाए। मतलब भी नहीं निकलता वो बताने के लिए टाइम। अब देखिए भैया, देखो साइंस का वो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। आज के बाद उसका एग्रीकल्चर का दोबारा नाम नहीं लिया जाएगा, और जितनी भी बातें थी सारी कर ली, नुकसान भी बता दिए 5-6 लगभग। और अब जो है जीके देख लो, जीके में दूसरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, पहला है FDI, PI, FII हम बता चुके हैं। A set of exclusive rights for a fixed number of years that regulate the use of a particular expression of an idea or information। यानी कि अगर आपने जीके इसे पढ़ाई ना तो खत्म तो होने वाली गाड़ी नहीं बेटा, खत्म हो जाएगी, इसी बात है नहीं, और नहीं भी हो जाएगी तो कौन सा जो है खत्म तो कर ही चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी पहला चीज है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है कि दरअसल जो है बढ़िया लगते देखो पहले की मिलती है, कहा जाता है। अब इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मान लो आपने कोई गेम बनाया, आपने कुछ भी बनाया, इससे जो है आप बहुत मोटी कमाई कर सकते हो। हम तुम्हें कमाई का तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिमाग है, ठीक है, तो है, अब उससे आप पैसा कैसे कमा सकते हो? इसमें जरिया है कॉपीराइट। आप सिंपली पता क्या करो, आप कोई भी ऐसी क्रिएशन करो, समझे? कुछ जैसे मान लो अभी HMPV वायरस आया, तुम बना दो वायरस की वैक्सीन, और जैसे तुमने वैक्सीन बनाई और तुम उसका तुरंत जाओ उलटते हुए सरकार के पास, भैया इसका पेटेंट कर दो जल्दी। और पेटेंट जैसे तुम्हारे नाम दर्ज हो गया कि ये इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो फला आदमी की है, उसके बाद तुम्हें दुनिया में कोई भी व्यक्ति वो वैक्सीन बना नहीं सकता। मतलब तुमसे पूछे बिना। अब तुम फ्रेम तो दोगे नहीं भैया, देखो इसकी कास्ट अप्रॉक्स $1 बिलियन आती है, और सिर्फ टाइम लगा है, काफी मेहनत की है। ये रातों की जो है ड्राफ्ट आप देख लीजिए, हमने रखी हुई है अपनी कुर्सी पे सजा करके, इतना मेहनत लगाई। देखो सब, देखो तुम देख रहे हो टंगे हुए मरे हुए मुर्दे, इनके ऊपर रिसर्च हमने सब की है। तो काफी कास्ट आई है, इसको लागत आई है बनाने में, तो ज्यादा नहीं सर, $1 बिलियन लगभग लगेगा। फिर कोई दूसरी कंपनी आई, उस पर भी कह दिया भैया $1.5 बिलियन दे दो, अपना प्रोटेक्शन करो। मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी तुमने एक बार मेहनत मार उसका पेटेंट का अपने नाम करवा लिया, तुम बने घूम रहे सुरमा कि अब जो है हर चीज हम ही बेचेंगे। ऐसे जो है आज तक जितनी भी, अब ये सवाल ये है कि क्या सर ये हमेशा के लिए हो जाता है? नहीं, ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है, निश्चित टाइम के लिए। अच्छा सवाल ये, जैसे मान लो कोई कुछ है, जैसे चीज मान लो, जैसे मान लो क्या बताया जाए, जैसे नहीं आते हैं ब्रश करने वाले, वो क्या कहते हैं, टूथपेस्ट। तो अब सीधी सी बात, ये टूथपेस्ट जैसे कंपनी ने बना दिया, अब वो कंपनी 20 साल तक ही वो टूथपेस्ट बेच सकती है। तो आप देखिए कंपनियां चाल क्या चलती हैं। फिर कंपनियां कहती हैं कि इसमें चारकोल है, इसमें ये है, ये नया पैक आया है। नया पैक क्यों आया है? वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करती हैं, जल्दी से उसका पेटेंट करवा लिया, अब उसको पुराने वाला खत्म करके नया पैक चलाती हैं। 20 साल फिर चल रही है, और जब 20 साल फिर हो जाएंगे तो फिर एक नया पैक लॉन्च कर देंगे कि इसमें सर ऐसा था, अब ये चलेगा। सिवाका आने लगा, और 4 दिन बाद कुछ और आने लगेगा। नहीं, 20 साल लगभग होता है। मतलब वो तो कंपनियों के ऊपर, वो तो चेंज ही करती रहेंगी, उनके मार्केट की स्ट्रेटेजी है। लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए कॉपीराइट आपकी नहीं होती है। और एक चीज बता दें, पहले कॉपीराइट कवर नहीं होते थे इंटरनेशनल। जैसे मान लो इंडिया में पता चला आपने कॉपीराइट करवा रखा है, अमेरिका में पता चला कोई धड़ल्ले बेच रहा है आपका, तो इसको कौन पता करेगा? तो आज पूरे दुनिया के देश एक साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, कहाँ पे? WTO में, कि अगर हमारी कंट्री में किसी ने बेचा तुम पकड़ के हमें लाना, तुम्हारे में कोई बेचा। अब देखो कितना आदमी के पास फायदा है। मतलब सोचिए आप सिर्फ एक फार्मूला बना दो आज, बस कोई एक ऐसा मेथड या कोई प्रोसेस बना दीजिए और सिंपली जो है उसको बेचिए, फिर लाखों में करोड़ों में। सही बात है कि ये, हाँ, जैसे आप कॉपीराइट का समझते हो कि सिर्फ फार्मूला यही, हम तो बहुत छोटी चीजें बोल रहे हैं। कोई फार्मूला बना दिया या कोई केमिकल रिएक्शन बता दिया, कुछ नया, कुछ ऐसी चीज मतलब बना दी जो दुनिया में इंटेलेक्चुअल चीज वो थी नहीं आज से पहले। और सोचिए सिर्फ आपकी इतनी सी मेहनत, आपकी जो है जिंदगी भर की कमाई बैठ के करोगे। और भी देखो तरीके क्या हैं, जैसे आपने मान लो कोई किताब लिख दी, ठीक, और वो किताब भैया जो है ऐसी लोगों को पसंद आई कि आपके पास फिर डेली आ रहे हैं कि प्रभु बस इसका कॉपीराइट हमें दे दो, लेकिन हम कॉपीराइट उसको दिए नहीं है, तो उसको कॉपीराइट कर लेना है, पैसा भैया दो आकर के। तो जैसे जो मान लीजिए कोई भी बुक हो सकती है, आप ऐसी बुक लिख दो, या मान लीजिए कुछ भी एनी इंटेलेक्चुअल चीज, समझे, कोई कविता लिख दो, कोई गाना बना दो, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। म्यूजिक भी इंटेलेक्चुअल। जैसे तुम्हें बता दें, यूट्यूब पे तुम जो है गाना किसी के लगा के देखो, तुरंत स्ट्राइक आएगा उल्टा हुआ और तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा। इसलिए गानों से बहुत सावधान रहना पड़ता है। जैसे मान लो, हमें याद है कि एक बार, जैसे मान लो कि अगर मान लो डीजे बज रहा है और तुमने बेटा कहीं उसका वीडियो बनाया, ठीक, और तुमने अनपढ़ता के चलते फटाक से उसको पेस्ट कर दिया। शुक्र मनाइए कि उसमें पहले से बता देता है कि भैया अगर इसको लाइव तुमने किया नहीं, स्ट्राइक मार देंगे। तो पहले से अब जब कुछ मुहरा कैसे होते हैं जो इसे डायरेक्ट पब्लिक कर देते हैं, इसलिए हमारा क्या रहता है कि हम सबसे पहले उसको प्राइवेट रखते हैं, पहले देखते हैं, चेक करते हैं कि कुछ इसमें गड़बड़ी तो नहीं है।
जैसे गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो यूट्यूब कहता है हम उसको मिटा देंगे, हमें परमिशन दो। जैसे गाना जिस जगह पे लगा हुआ है उसको यूट्यूब अपनी तरफ से हटा देता है कि इसको कट कर दो, यहाँ पे ना मत बोलो, या उतना पार्ट को काट दो, क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुका है, दोबारा करोगे तो फिर बवाल होगा जा करके। तो यूट्यूब पहले सब तुम्हें बता देता है, गाना आप किसी का नहीं लगा सकते हो। तो कॉपीराइट का मतलब है आप अपना म्यूजिक कोई बना सकते हो, ठीक है, बढ़िया सा। या मान लीजिए जो है आपने म्यूजिक नहीं, आपकी कोई कोरियोग्राफी स्टाइल बना लीजिए, समझे। जैसे आप देखते हो इसकी भी है ब्रेकिंग, हाँ, तो कोरियोग्राफी आप स्टाइल, जैसे कोरियोग्राफर आपने नहीं देखा होगा, जैसे नाचने का भी एक तरीका होता है, वो आपका यूनिक तरीका हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा उसका। जैसे तुम्हें देखो हम और थोड़ा अंदर जाके बताएं, जैसे कई सारे हीरो हैं तो उनका जो है अपना एक अलग तरीका है। जैसे अमिताभ बच्चन का शायद उसे जो नहीं बोलते थे केबीसी में, नमस्कार भाइयों, नहीं वो कुछ बोलते थे, देवी और सज्जनों, इसका भी पेटेंट हो सकता है, सिर्फ इतनी बात का, इसका भी पेटेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी जो है पेटेंट कराया जा सकता है, मतलब पेटेंट किसी भी चीज का हो सकता है, पेटेंट किसी भी चीज का हो सकता है, समझे। मतलब आप सोचिए कि इसका हो सकता है, मतलब कौन सी चीज बची जिसका हो नहीं सकता है। जैसे कोई शब्द कोई भी एक्टर अगर बार बार बोलता है उसका भी पेटेंट हो जाता है। नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, नॉर्मल इंसान नहीं। देखो ये मतलब पेटेंट जो है किसी भी चीज का हो सकता है। आप सोचिए जरा जरा सी चीज का, भाइयों बहनों पेटेंट पता चला हो गया, समझ रहे हो। तो फिलहाल कॉपीराइट सर नहीं, हमें कुछ नहीं ऐसा नॉलेज वालेज है। देखिए अगला है टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पर्सनल इनकम, यानी कि पर्सनल सीखा होगा, कहीं से सीखा होगा। उर्दू जो है ये अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी भाषा है और मुझे काफ़ी पसंद है, समझे। उर्दू है नहीं, हम उर्दू का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो है हम मुसलमान हो गए। तब देखेंगे, तुमने बताया है तो पता करेंगे। उर्दू में जो है एक मजा है, जैसे तुम जो है कभी भी जैसे दो चार मुसलमान लोग जो है बात कर रहे हो तो उनकी बातें जरा सुनो, खड़े खड़े रहे तो हाँ, मतलब जब वो दो चार शब्द ऐसे लेते हैं तो काफी इंटरेस्ट आता है, समझे। हाँ कि अप्पी कह रहे, समझे, हालांकि काफी इंटरेस्ट, काफी हमें तो मजा आता है। हम तो दो चार शब्द सीखते हैं कि शायद कुछ नया शब्द मिले, समझे। नहीं, वो हिंदी समझ नहीं पाएगा। देखिए दूसरा है अ टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पर्सनल इनकम, यानी पर्सनल इनकम पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब इनकम टैक्स कैसे लगता है, तो सीधी सी बात है, आज अगर हमारे देश में देखा जाए तो 7.5 लाख की जो इनकम होती है उससे ऊपर की जो है अगर आपकी इनकम है, समझे, तो आपको जो है टैक्स लगेगा आपके ऊपर। और इस टैक्स से अगर आपको बचना है तो इसके कुछ हथकंडे होते हैं। जैसे पहला तरीका है कि आप अपनी इनकम ही ना बताएं, इनकम जो है आप बताएं ना। जैसे हमारे देश में जो है बहुत सारे लोग ऐसे कटिया फांस के काम चलाते हैं, समझे, जिनकी 7.5 के ऊपर है लेकिन वो कभी बताते नहीं। और जब आपकी बैंक अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लगते हैं तो फिर आपके पास जो है एक नोटिस आ जाता है कि भैया ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ, इसका जरा हिसाब दो।
जैसे तुम्हें हम जो है बताएं कि पड़ोसी से लोन लिया। मान लो जो है, हाँ मतलब कुछ बताना वो तो फर्जी बताना ही पड़ेगा कि मान लो आपकी 7.5 लाख से ऊपर हो गई ट्रांजेक्शन और आप कोई बता नहीं रहे, डेली डेली जा रहे पैसा निकाल ले डाल ले, कोई बढ़िया डेली चल रहा है और तुम सोच रहे हो कि हम बचे हुए हमें कोई खुदा देख नहीं रहा है। बेटा वो सब पता नहीं कहाँ से सिस्टम लगा लगू करके इनकम टैक्स वाले जो होते हैं वो सब ऊपर जो है नज़र रखते हैं, भगवान सब देख रहा है और उनमें कुछ सेट कर रखते होते हैं कि 10 से 15 जिसमें आज तक खाते में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, आज पैसा जाने आने कैसे लगा। तो जब उनके नज़र रह जाती है तो ये ऊपर ही से मेंटेन करते रहते हैं, ऊपर ही से जो है देखते रहते हैं, उनकी नज़र रहती है बनी रहती है। और जैसे ही आप कुछ ऊट पटांग हरकत करते हो तुरंत आपके घर पे एक नोटिस गिरता आकर के कि प्रभु अब ये तुमने ये तुम्हारे स्टेटमेंट है, हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए, ये पैसा आया कहाँ से, किस तरीके से आप लाए, पूरा रिपोर्ट सबमिट कीजिए, अदरवाइज जो है आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा या जुर्माना लगाया जाएगा। अब जैसे तुम्हें हम एग्जांपल दें कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना वो बड़ा खतरनाक चीज़ होती है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें अगर आप ट्रेड करते हो, अब लीगल है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने 30% जब टैक्स लेना चालू किया तब उसको लीगल किया। पहले तो सरकार बहुत खतरनाक थी, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करोगे आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, खुलवाते देख घूमना, समझे। तो बैंक अकाउंट आपका सीज, ऐसे जने कितने लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं जिनका आज तक बैंक अकाउंट सीज नहीं हुआ कभी भी, समझे। और फिर जो है उसको अनलॉक करवाते घूमो। घर से गवर्नमेंट क्या कहती थी कि भैया क्रिप्टो करेंसी में डील मत कीजिए, लेकिन लोग जो है डील करते थे। क्रिप्टो करेंसी दरअसल आपको पता होना चाहिए कि इलीगल मतलब माना जाता है, ऐसा सरकार के मैं मानता हूँ कि उसकी कम पढ़ लिखी गिरी है इसीलिए वो ऐसा मानती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक बेहतरीन तरीका है दुनिया के किसी भी कोने में पैसा भेजने का। लेकिन सरकार इसको इस नज़रिए से देखती है कि जितनी भी टेररिस्ट घटनाएँ होती हैं, आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, बॉर्डर से जो है किसी भी पैसे को भेजना, फंड को भेजना, ये सब क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि वो एनोनिमस होती है, बाढ़ में आती नहीं है, समझे। तो उसमें लोगों के बहुत सारे अकाउंट सीज हुए, किसी घर इनकम टैक्स का नोटिस आया, ये जवाब मांगो वह जवाब, तो लोगों ने डील करना ही बंद कर दिया, सब छोड़ छाड़ के चले आए, जिनमें से हम भी थे। तो मतलब इसीलिए जो है जैसे आप छोटे थे तो बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट कर देते तो आज ये सब हमारा होता। वही तो आज डोज पे कर दो, अभी डोज आपके सामने। डोज जैसे आप देखो अभी $0.4 चल रहा है, हो सकता है एलन मस्क का हाथ है, लेकिन देखो हमारा इसमें काफ़ी पुराना अनुभव रहा है और ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में नहीं बुद्धि आई होगी। डोज में हम इसलिए नहीं डालते हैं पैसा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स जानते हैं और इकोनॉमिक्स में सीधी सी बात कही गई है, जो सही तरीके से जैसे पैसा डालने लगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एलन मस्क उसको विचार कर देगा, प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो डोज कॉइन है उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है और जिसकी सप्लाई भैया अनलिमिटेड है हम उसमें पैसा नहीं डालेंगे ज़िंदगी में। हम सिर्फ एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन 21 मिलियन के ऊपर 1 इंच नहीं बढ़ेगा, 21 मिलियन फिक्स है और उसकी सप्लाई खत्म हो रही है। आप सोचिए जिस दिन नाम लिखो, जिस दिन जो है सप्लाई इसकी खत्म हो जाएगी बिटकॉइन की, आप देखिएगा आज ये $91,000 चल रही है, जो अभी 1 लाख क्रॉस करके आई है। आप देखिएगा आज तो 91 चल रही है, जब हम 2020 में इसमें एंटर किए थे ना ये हमारे सामने $19,000 थी। और 5 गुना हो जाए तो रुपया आपको सोचो कि सर जी लगभग 10 लाख तो पैसा बेटा लाते कहाँ से, हम वो स्टूडेंट आदमी। अब कक्षा 12 में 2020 में मान लो हम जो है कक्षा 11 के लास्ट में पढ़ रहे होंगे, अब कक्षा 11 में हम कहाँ से भैया पैसा लाएंगे आप बताओ। चुरा ले लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो है ट्राई ऐसा नहीं मारा नहीं है। हम समझ गए तो हमें ना ज्ञान दे बेटा। ठीक है। तो उस समय मेरे सामने $19,000 चल रही थी और आज जो है $1 लाख के पार, यानी कि 5 गुना पैसा हम कर सकते थे। सोचिए अगर पहले से पता होता, मतलब जितना होता पैसा डाल दो, गारंटी है कि 5 साल बाद 5 गुना हो भी गया। लेकिन हमने एक मूर्खता ये की, जैसे पैसा डाला 20,000 से $25,000 जैसे गई, थोड़ा प्रॉफिट हुआ बेच दिया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ
बेच दिया। ये हमारी ज़िंदगी भर की सबसे बड़ी गलती रही। इसीलिए कहते हैं वॉरेन बफेट, अब तमीज आ चुकी है। लेकिन अब मेरा इन्वेस्टमेंट से जो है ध्यान, मतलब वो भी उठ चुका है, मतलब जो कहा जाए उसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से उसको करनी चाहिए जिसकी एक लमसम सैलरी हो, मतलब जिसकी फिक्स है कि भैया हमारी सैलरी आती रहेगी। अब ऐसा तो इधर है नहीं, कभी आती है कभी, मतलब जब तक आती है तब तक आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर आती रहेगी, समझे। एक साल मान लो बंद ही हो जाएगी थोड़ी देर, तो ऐसा तो है नहीं। और फिर मान लो घर पे अगर कहीं को ज़रूरत पड़ गई, और फिर वहाँ पे हमेशा तो मार्केट में ऊपर रहती नहीं है, पता चला मार्केट नीचे बैठी है और हम कहीं नुकसान में बेचना पड़ा। तो मेरा जो है इससे विश्वास उठ चुका है, फालतू चूरन चटनी वाले काम ना करो, समझे। इतना पैसा कमाओ कि सारे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े। वॉरेन बफेट पहले बात समझ लो, जैसे तुम वॉरेन बफेट को पकड़ लेते हो, या मान लो अरशद मेहता पकड़ लो, वो लोग बिग बुल हैं, समझे। बिग बुल उनको कहते हैं। ये दरअसल टर्म होता है, मार्केट में यूज किया जाता है। बिग बुल का मतलब होता है कि जो, हाँ बिग बुल, उसका मतलब ये होता है कि जो जिसके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट पैसा है। अब जिसके पास देखो पैसा, वो पैसा से पैसा कमा पाएगा। ये फंडा समझ लो दुनिया का। तुम्हारे पास जब तक देखो, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि हमने जो है इतना अंपायर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भैया तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने बना लिया। कह दो शांत रहो। मान लो जो है हमने अपना एम्पायर बना लिया क्योंकि हमारे पास पैसा पहले से था। सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब आपके पास पैसा ही नहीं होता, आपको एम्पायर बनाना हो। कहाँ भैया पैसा लाओगे। और ये बहुत, जैसे बकैती तो बहुत कर लेते हैं खड़े खड़े कि ये हमने कर लिया, वो कर लिया। तुम्हारे पास भैया पैसा था पहले से थे। ये नियम है, वॉरेन बफेट कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो पैसे से पैसा कमाया आसानी से जा सकता है। जब तुम्हारे पास जीरो गाड़ी रुकी है, पहले तो तुम जीरो से आओ लेवल पे, समझ रहे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं बराबरी पे होना चाहिए, कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो तुम अच्छे घर में पैदा हो गए तो तुम रिजर्वेशन की बात करने, मतलब रिजर्वेशन हटा दो। अभी किसी गरीब के घर में पैदा हो जिसको अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छा जो खाना ना मिले, अच्छा पीना ना मिले, तब तुम्हें जाना है तुम्हारे दिमाग को, समझ रहे हो। मतलब ये जो अमीरों ने जो है ना, ये अपना जो है एकदम पूरा मतलब सेट कर रखा है फंडा, कि जिससे जो है गरीब जो है वो कभी ऊपर ना आ सके। तुम्हें दुनिया का टॉनिक क्या बताया जाएगा कि ना बेटा तुम जो है, तुम्हें देशभक्ति करनी चाहिए, ऐसे जो है बड़े लोगों के साथ नहीं बोला जाता है, या हमेशा जो है ये तो तुम्हें देखो कितनी संस्कारी बातें बताई जाती हैं। मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है कार्ल मार्क्स, वो इतने अच्छे से ढोता है इन लोगों की। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने जो है, जो ये अमीर क्लास है समझे, उसको ढंग से धोया था कि एक अमीर हो गए और दूसरा जो है वो धर्म को लेकर के धोया। जैसे सबसे पहले अमीरों को कैसे धोया, अमीरों से कहा कि तुम लोग जो है, तुम लोग बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हो गरीबों का। कैसे कहा कि तुम जो है पैसा बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पास होता है, तुम आराम से जो है खेती करते हो या जो भी करते हो, अपना मशीन करवा करके करवाते हो, सारा प्रॉफिट तो तुम धर लेते हो, समझे। बढ़िया तुम नई नई मशीनें लाते हो, उससे लगा करके तुम्हारे पास ताकत आ जाती है हमसे कंप्रोमाइज करने की। तुम हमसे जो है बार्गेनिंग कर लेते हो कि तो मशीन आ गई, हम देखो उससे काम करवा लेंगे, इतना पैसा लेना और ले लो। मतलब प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये, हमें तुम कितना दे रहे हो 50 रुपये, सारा प्रॉफिट तुम अपने पास रख रहे हो। तुम बड़े होते जा रहे हो और हमें पैसा उतना ही अमीर देता है जितने से हमारा घर चल जाए, यानी कि हम कभी आगे बढ़ ही ना पाए। सैलरी तुम्हें इसीलिए दी जाती है ताकि तुम अपने सपनों को भूल जाओ। ये नशा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अबे यार फिर वही बात है, ये क्या बोल रहे हो तुम यार, ये सब अफवाह है। देखो इसी पर ना बोला करो और बोलना भी नहीं कहीं, ऐसा ना बोलना, ठीक है। हमने कभी कहा ही नहीं, पता नहीं किसने उड़ाई है फालतू की। तो बैठ हमने, हाँ अबे इसे ना बोले, बता रहे कोई देखो, अब भाई बोल मत देना, हम बता रहे हमने बोला ही नहीं है पहली बात तो। दुश्मन बैठे 2-4, हाँ हाँ तुम रहने दो तो क्या लगा दो तुम
साथ हो जा करके देखे क्या कर लियो फालतू में। तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, तुम उधर वो चित्र में बनाओ, वो हम समझ रहे हैं। देखो तो कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि सैलरी इसलिए तुम्हें दी जाती है ताकि तुम अपने सपनों को भूल जाओ, इसलिए जो है इससे चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सैलरी से तुम अपने एक अपना घर चला सकते हो। अगर तुम्हें पीढ़ियां चलानी है और तुम्हें अगर घरों के घर चलाने हैं, मतलब जो अदर लोगों के लिए जॉब देनी है, तो फिर आप या तो बिजनेस कीजिए या कुछ बड़ा काम कीजिए। आप सैलरी के चक्कर में मत पड़िए, जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब टेकर मत बनिए। अब जैसे तुमने शांत रहो, जैसे तुमने इसमें जब एक चप से बोला था कि सर तुम भी तो इसी मामले में हो, तो जैसे मान लो इसमें जैसे मान लो कोई बोला था अभी कि मान लो सर आप भी तो यही कर रहे हो, तो इसके पीछे एक सीधा से लॉजिक ये है कि ये डिपेंड इस बात पे करता है कि अभी अगर देखा जाए तो सबका तो ऐसा तो है नहीं कि सबका बराबर होता है, समझे? हमारी है ही क्या अगर देखा जाए तो, जब तक करते हैं तब तक हो रहा है, बाकी देखे जाएंगे। हम ये थोड़ा कह रहे कि हम कोई 50 साल पे बैठ करके फिर ये काम कर रहे हैं, अभी को हम 50 पे पहुंच गए, तो जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो हम अदर भी काम करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा उसमें भी जुगाड़ लगाए रहते हैं, तो और भी हमारे साइड बिजनेस चलते हैं समझे? हाँ जैसे बताया था कि तो कुछ इलीगल काम भी होते हैं देखिए फिलहाल आप बंद कर दिए। देखिए क्या बोले थे दूसरा, अब किसी दिन बताएंगे अपनी बायोग्राफी, कौन दिन बताएंगे? तो जब हमारी बुक कभी आएगी, और वो भी तब आएगी जब कभी इन फ्यूचर, तब हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है? काफी मजा आएगा, काफी दिलचस्प कहानी लगेगी, बता देंगे। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना। अब जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स, ठीक है, वो जो है दूसरी चीज रिलीजियन, जैसे मान लो नहीं हम पूरा माहौल बदल देते। देखो जैसे वो दिन देखो हमने जूता देखे हमने क्वांटम मैकेनिक्स लगा दी थी है? और बिल्कुल रियलाइज भी नहीं था, इसमें टैलेंट है। देखो हम ये बोल रहे थे कि हाँ जैसे ये जो है मार्क्स जो है वो ये भी कहता है कि दरअसल जो धर्म है वो एक अफीम है। किस चीज़ से अफीम है? मतलब ये ड्रग्स है जो तुम्हें दिया जाता है। अफीम का मतलब ड्रग्स। क्यों ड्रग्स है? क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि दरअसल जब तुम किसी को, जैसे मान लो तुमने बोला, अच्छी अच्छी बातें कौन बोलता है? धर्म बोलता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। और इसी प्रकार से आप यूएस में चले जाओ, यूएस का कल्चर में, वहाँ पे बच्चा जैसे 12वीं किया नहीं, वो उसके मतलब शर्म की नज़र से देखा जाता है। तुम घर पे रह रहे, तुमने अभी तक छोड़ा नहीं, मतलब ये जो है वहाँ के कल्चर में है। और यहाँ के कल्चर में आप देख लीजिए, यहाँ के कल्चर में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे पता चला बच्चा जो है 24 साल 25 साल 30 साल वो घर में बैठा है। वहाँ के कल्चर में दूसरा है। वहाँ का बच्चा जैसे 12th करता है उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती है, अपना बिजनेस, स्टार्टअप। समझे? वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है। यहाँ का आदमी तुम देख लो, वो 25 साल हो गया, 27 साल हो गया, 30 साल हो गया, वो घर में बैठा हुआ है। और वहाँ पे व्यक्ति ऐसा नहीं, अब तुम समझते हो गए ये कि इसका मतलब जो है वहाँ पे जो है रिलेशन बॉन्ड ये सब कुछ नहीं है, सब है, समझे? वो वहाँ पे विकलांग नहीं बनाते हैं। विकलांग का मतलब कि आओ बेटा तुम जो है हमारी इस पे जायदाद पे जो है आराम से यहाँ पे बैठो पर रख के, और आराम से तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे सेल्फ मतलब स्वयं से जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। जायदाद तो फिर मिल ही जाएगी बाद में, वो तो बात अलग है। हाँ वो तो होती है। हाँ ऐसा नहीं है, अलग अलग होती है। दरअसल इसमें जो है अलग अलग नाम होते हैं, समझे? जैसे छोड़ो तो अरे नहीं फिर कैमरा चला जाएगा, क्या मिलेगा? इंजेक्शन नहीं मिलता, वो होता है वो दरअसल ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको, जैसे ज़्यादातर ये उस लोग तो बदतमीजी करो, जैसे मान लो जो लोग जो नहीं काफ़ी अवसाद में रहते हैं, अवसाद का मतलब जो काफ़ी डिप्रेस रहते हैं, मान लो जिनका जो है दिमाग खराब रहता है, तो वो लोग जो है जैसे उन्हें कहा लिया जाए तो वो जैसे कुछ लोग जैसे म्यूजिक सुन लेते हैं, कुछ लोग जैसे मान लो जो है कुछ पिक्चर देख लिया, वेब सीरीज देख लिया, ऐसा कर लेते हैं।
लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा रिलीफ मिल जाए जिससे मज़ा आ जाए और हमारा दिमाग एकदम ठीक हो जाए। तो उसको दिमाग को ठीक करने के लिए वही बस ड्रग्स होता है। ये ड्रग्स सर, ये क्या तो मैं यार पहले बोल लो पता था। तो अब ये जो है इसको लेने के पश्चात आपको ऐसा फील होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की जो है आपको फीलिंग आएगी और आपको सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव लगेगा, सब आपको बढ़िया लगेगा। और ये तमाम तरीके की कैटेगरी में आता है, समझे? ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, इसे सी क्वालिटी, इसे अलग अलग इनके नाम भी होते हैं, समझे? और सर महंगी भी सर बहुत आती है सर। सर इतना पैकेट सर लगभग 1 लाख या 1.5 लाख की तो मतलब इसका जो है अलग मामला है, ठीक है, उससे कोई लेना देना है नहीं। सर ये इंडिया में नहीं आया। तो ये मार्क्स क्या कहता है कि जो रिलीजन है, यानी कि जो है जो धर्म है, वो अगर देखा जाए तो उसको जो है किस प्रकार से आपको परोसा जाता है। जैसे उस प्रकार से परोसा जाएगा तो दुनिया की नैतिकता बताई जाएगी कि इनसे ऐसे बात करो, इनसे ऐसे बात करो, इनसे ऐसे बात करो, देश की इज्जत करो। जैसे मान लो जो है अपना देश है, कंट्री है, इंडिया आज़ाद हो चुका, ठीक है, लेकिन इसमें कोई अमीर है, कोई गरीब है, समझे? और कोई भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता, किसी लड़ता झगड़ता नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? जैसे मान लो अभी हम इनसे लड़ने लगे अपने अधिकार को लेकर के कि हमारे देश में, जैसे अभी परसों हम पढ़ रहे थे कि हमारे दुनिया में अगर देखा जाए तो 45% जो है रिसोर्सेज पे कब्जा अमीरों का है। मतलब 1% लोग 45% रिसोर्स पे कब्जा करके बैठे हैं। 1% 45%। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है दावोस में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बड़े बड़े रईस बैठ करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि भविष्य में इकोनॉमी किस ओर जाएगी। तो उसमें रिपोर्ट एक निकल के आई कि दरअसल जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी इनकम इतनी हाई फाई है, जैसे $3 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, इतनी उनकी कमाई होती है। जबकि जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन का देखा जाए तो उसकी कमाई मात्र $6-7 है। तो सोचिए ये पैसा मार कौन रहा है? बड़े बड़े लोग ये इतना बड़ा बड़ा पैसा छाप रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? दुनिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है। और जब देखो ये हमेशा जो है इतिहास में कहा गया है कि क्रांति का कारण ही एक ही होता है, इनइक्वालिटी। जब आप भेदभाव करोगे, असमानता फैलाओगे तो दो खाई खड़ी हो जाती हैं, दो क्लास खड़ी हो जाती हैं, एक गरीब क्लास, एक अमीर क्लास। और दुख की बात यह है कि अमीर क्लास कमजोर होती है, अमीर क्लास में ज्यादा लोग होते नहीं हैं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकतवर कौन होगा? गरीब को ज्यादा पॉपुलेशन है। इसीलिए आप देखिए ना, जैसे पाकिस्तान में मान लो बेचारे मरने लगे भूख से, तो अमेरिका तुरंत ऐसे डालता है, वो कबूतर को जैसे दाने डाले जाते हैं, ले और थोड़ा सा जैसे डाल दिया तो तुरंत जो है वो चलो $1 बिलियन का अमेरिका ने लोन मंजूर किया। किस लिए मंजूर किया? देखो, आपको गुलाम बनाने के लिए, ताकि आप कुछ बोलो ना, क्योंकि अगर आपके अंदर कहीं आक्रोश आया, पता चला सबरे उठ करके अमेरिका में बैठे आकर के, तो कैसे क्या करोगे, हैंडल कैसे करोगे जनता को जो है एक ऐसे टॉपिक में फंसाए रहो कि वो जो है कभी कुछ दूसरा सोच ही नहीं पाए। हिटलर क्या करता था? हिटलर भी यही करता था, वो जनता को एक नशा दे रखता था सुबह शाम। बढ़िया, सुबह आया यू आर रेसिस्ट, यू आर वाइट बर्ड, मतलब तो जो है मतलब ऐसे वो सुबह जो है ना मोटिवेशन, मतलब उसके लिए कुछ चाहिए नहीं, वो सस्ता मोटिवेशन देता था। तुम जो है तुम महान आत्मा हो, तुम ऐसी आत्मा हो। तो ये जो है मतलब सस्ता नशा उसको सुबह दे दिया। नहीं, अच्छा आदमी नहीं था, मतलब ऐसा कह लीजिए कि ठीक भी था, मतलब नहीं ज्यादातर ठीक था। जैसे उसका सारे काम चलो मान लो अलग कर दो, उसका जो सबसे बुरा काम था वो था जो है उसने उसकी बुक का नाम मेन कैंप है, ठीक है, उसने जो मारने वाले कैंप बना के रखे थे। इसमें जो है इसमें 2-3 मूवियाँ भी बनी रखी हैं, बहुत बढ़िया मूवियाँ हैं, उनको कभी देखिएगा, अंग्रेजी में है। कि उसने कैंप जो पोलैंड में बना रखे थे, उसमें जो है गाड़ी भर भर के लोगों को ले जाता था और उसमें जो है उनको बंद करता था और उसके बाद जो है लॉक कर देता था, उसके बाद गैस छोड़ करके उनको अंदर ही मार डालता था।
सोचिए इतना बड़ा जो है एक राक्षस जो है दुनिया में कैसे जन्म ले सकता है, समझे। मतलब बिल्कुल भी जो है इंसानियत नाम की उसके अंदर चीज थी नहीं। अब दो चार इसमें सोच रहे हैं कि मास्टर तुम तो बड़ा बोल रहे हो, जल्लाद तो तुम हो, समझ रहे हो। तो तो इस पे जो है दो चार मूवियाँ भी बनी रखी हैं, समझे। जैसे एक मूवी इसमें बनी रखी है कि एक माता एक ने पिता होता है, एक बच्चा होता है। तो उसमें वो बच्चा जो है अपने पिता से कहता है कि दरअसल वो पुलिस आ जाती है तो बच्चे को एक ड्रम होता है उसके नीचे छुपा देता है। वो कहता है कि जो है तुम बताना, तुम चिल्लाना मत, ये दरअसल हम लोगों को जो है पुलिस जो आ रही है ये हमें पकड़ के ले जा रही है, बाद में हमें छोड़ देगी थोड़े दिन बाद, तुम इसमें छिपे रहना, बताना मत। जबकि वो मारने के लिए ले जा रहे हैं, समझे। तो ये जो है एक मूवी इस पे बनी रखी है, इस पे 2-3 मूवियाँ बन रखी है, लेकिन उसकी नाम नहीं मैं पता, समझे। होता क्या है, वो बच्चा बच जाता है और वो व्यक्ति मार दिया जाता है, समझे। तो इसने पूरे कैंप, पोलैंड में आप कभी भी जाएं, समझे, तो वो कैंप को जरूर देखें। वहां पे पोलैंड में ही सब बनाए रखे थे उसने। पोलैंड में आज भी वो जो चीजें हैं, वो मरे हुए, मतलब वो जो जूते हैं उन लोगों के, चप्पलें, सब वैसी जो आज भी डली रखी हैं। ये इसलिए प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि उसकी हैवानियत की जो चीजें हैं वो सबको दिखाई जा सके कि ऐसा भी दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ था, इतना जल्लाद टाइप का, जो मतलब लाखों लोगों को उसने मार दिया। और ज्यादातर लोग किस कौन थे उसने मारा था? ज्यूज को, यहूदियों को भर भर के मारा था। जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो भाग गए थे अमेरिका, अदरवाइज जो है वो भी पकड़ के मारे जाते, समझे। दूसरी ऐसा नहीं जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमें हिटलर ऐसी बात नहीं, मतलब जैसे सब ठीक है अपनी जगह पे। ओपेनहाइमर जैसे अभी जो मूवी बनी थी उसमें एटम बम के ऊपर थी, तो ओपेनहाइमर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछने जाता था, समझे। अल्बर्ट आइंस्टीन वहीं पे, उसमें देखिए कैसे वो हाँ उसमें पूछने का ओपेनहाइमर, अच्छा उसमें बहुत सिग्मा टाइप की स्टाइल में उसको बनाया गया है, मतलब थोड़ा सा उसमें वैसा है कि अंग्रेजी कुछ खतरनाक ज्यादा ही बोल दी है। तो एक और तुम्हें न्यूज बता दें कि जो चांद है ना, चांद पे जो नील आर्मस्ट्रांग ने जो पैर रखे थे अपने, वो पैर आज भी छपे हुए हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पहली बार कोई मोनूमेंट को नहीं, वर्ल्ड मोनूमेंट फंड के द्वारा पहले जो है हेरिटेज शामिल किया गया है, मतलब धरती के बाहर की चीज को हेरिटेज में शामिल किया गया है। मतलब ये है कि उसको जो है मतलब धरोहर माना गया है प्रकृति की, मतलब धरती की, मतलब पृथ्वी की जो धरोहर है वो वहां पे स्थित है। चांद पे जो पैर है ना उसको बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। ये पहली बार इंपॉर्टेंट खबर कि आज तक ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि धरती की बाहर किसी चीज को लिया गया हो। नील आर्मस्ट्रांग के उस पैर को बचाने के लिए इसको जो है धरोहर में शामिल किया गया है कि इसको बचाने का प्रयास सब देश करें। ऐसा ना हो कि अपना मिशन लेके जाए उसको बिगाड़ दे जा करके। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार। और दूसरा चीज तुम्हें बता दें, कल की खबर है कि कल नहीं परसों की, कि जो नहीं होती है जो शौचालय बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार अब आपका फंडामेंटल राइट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि शौचालय जो है वो फंडामेंटल राइट बन चुका है। अब आप कहोगे सर इससे हमारे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हें यही पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट आप मांग सकते हो सरकार से, आपके घर पे अगर नहीं है आप मांग सकते हो, हमें चाहिए। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि आप राज्य से उस चीज को मांग सकते हो। अब सरकार देती भी तो है, सही बात देखा जाए तो, पहले था वो तो